हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुड्राफ्ट। यहाँ पे हम डीएलएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स को कोड वाइज पढ़ेंगे। उसके प्रॉपर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिखेगी, वहाँ पे ज्वाइन करके सारे नोट्स की प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्टिंग डीएलएड सेकंड ईयर से करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे वन शॉट वीडियोस दिखाएंगे। और उसमें हम सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन दैट इज़ पीपीई की यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। तो हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं पीपीई की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। सबसे पहले हम लर्निंग का कंसेप्ट और मीनिंग समझेंगे कि लर्निंग का कंसेप्ट और मीनिंग क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू बिहेवियर में परमानेंट चेंज आना। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर, नॉलेज या स्किल्स में दिखता है, उसे लर्निंग कहते हैं। लर्निंग सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि पूरी लाइफ चलती रहती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम देखेंगे कि जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले गिरता है, प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे बैलेंस बना लेता है। ये एक लर्निंग है कि उसने साइकिल चलानी सीखी। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करके फ्लुएंट हो जाता है, ये भी एक लर्निंग है। अब कुछ हम डेफिनेशंस देखेंगे लर्निंग की, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है, जिसमें से कि सबसे पहला है वुडवर्थ ने जो हमें दी है डेफिनेशन। उसका मतलब है कि लर्निंग नए रिस्पॉन्सेस सीखना। लर्निंग का मतलब होता है कि हम नए रिस्पॉन्सेस को सीखें। पहले स्टूडेंट गलत आंसर देता था, वो प्रैक्टिस करता गया, अपने कंसेप्ट क्लियर करता गया और अब वो सही आंसर देने लगा। सेकंड हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं स्किनर, जिन्होंने हमें एक डिफाइन दी है, जिसका मतलब है लर्निंग मतलब बिहेवियर में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना। इसमें जैसे कि कोई रोज़ पढ़ाई करता है, अब वो रोज़ मेहनत कर रहा है उस टॉपिक पे, तो उसका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो उसके मार्क्स में हम उसकी लर्निंग को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो। लर्निंग मतलब हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड का डेवलपमेंट। टाइम पर होमवर्क करना एक हैबिट बन जाना, वो बच्चे की हमें हैबिट्स में चेंज दिखाता है। नेक्स्ट है हिलगार्ड। लर्निंग मतलब ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से बिहेवियर चेंज होना। हम बच्चे को किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बार बार उस चीज़ का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, तो उससे उसकी लर्निंग एनहेंस होगी। सिंपल लाइन में हम ये देख सकते हैं कि जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का एक कंबाइंड फॉर्म है, जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज ला रही है। अब हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लर्निंग की। सबसे पहला, लर्निंग कंटिन्यूस होती है। लर्निंग कभी भी बंद नहीं होती। टीचर भी रोज नए टीचिंग मेथड सीखता रहता है कि वो बच्चे को नए मेथड से पढ़ाए। नेक्स्ट है लर्निंग बिहेवियर चेंज करती है। लर्निंग का इफेक्ट बिहेवियर में दिखता है। गुस्सा करने वाला स्टूडेंट धीरे धीरे शांत रहना सीख लेता है। लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है। हम बिना गोल के लर्निंग नहीं करते। एग्ज़ाम पास करना, जॉब लेना या इंग्लिश बोलना सीखना, ये सब हमारा एक गोल है, इसलिए हम लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, सिर्फ सुनने से नहीं, एक्सपीरियंस से रियल लर्निंग होती है। एग्जाम्पल है स्विमिंग बुक पढ़ के नहीं, पानी में जाकर आती है। नेक्स्ट है लर्निंग इंडिविजुअल होती है। हर स्टूडेंट अलग स्पीड से सीखता है। कोई स्टूडेंट एक बार में समझ लेता है, कोई 3 बार में समझता है, कोई और थोड़ा टाइम लेता है। नेक्स्ट है लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है। स्टूडेंट को एक्टिव होना पड़ता है, सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं, लिखना, बोलना, प्रैक्टिस करना, सब कुछ होना चाहिए। दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो तभी लर्निंग अच्छी होती है। लर्निंग परमानेंट होती है, टेम्परेरी चेंज लर्निंग नहीं होती। लर्निंग हमेशा चलती रहती है। बुखार में टेबल याद कर ली और बाद में भूल गए, ये लर्निंग नहीं है। अब हम देखेंगे लर्निंग एंड मैच्योरेशन। लर्निंग और मैच्योरेशन में हम लर्निंग की पार्ट को पहले देखते हैं, जिसमें कि लर्निंग होती है एक्सपीरियंस से होती है, सिखाई जा सकती है और डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे। और जो मैच्योरेशन होती है वो नेचुरल ग्रोथ से होती है, जल्दी नहीं होती। एग्ज़ाम्पल है हमारी लर्निंग का कि वो हमें राइटिंग सीखती है, राइटिंग सिखाती है, हम राइट करते हैं, हम उससे सीखते हैं। और जो मैच्योरेशन होती है, जैसे चलना सीखना, हमने चलना सीखा, छोटे बच्चे ने चलना सीखा। अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को। लर्निंग काफ़ी सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जिसमें सबसे पहला हमारा है लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स।
इंटेलिजेंस, बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी है, इंटरेस्ट है उसका या नहीं है, मोटिवेट है बच्चा पढ़ने के लिए या नहीं है, उसकी अटेंशन है या नहीं है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। जैसे जो बीमार बच्चा है वो लर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ना इंटरेस्ट होगा, ना अटेंशन होगी, ना उसकी हेल्थ है समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड्स। टीचर रिलेटेड जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला टीचिंग मेथड कि हम पढ़ा कैसे तरीके से रहे हैं। अगर हमारा टीचिंग मेथड बोरिंग होगा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ना वो चीज़ को समझेगा। टीचर्स पर्सनैलिटी, टीचर का बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल और एक्सपीरियंस। टीचर की स्किल किस तरह से, मतलब वो किस तरह से पढ़ाता है, उसको एक्सपीरियंस कितना है। जितना ज़्यादा टीचर का एक्सपीरियंस होगा उतने अच्छे से वो समझाएगा। फ्रेंडली टीचर की क्लास में लर्निंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है क्लासरूम का। फैमिली बैकग्राउंड, किस बच्चा फैमिली किस बैकग्राउंड से आता है। स्कूल में फैसिलिटीज़ कैसी हैं। अब अगर स्कूल में हमारे एलईडी टीवीज़ लगे होंगे तो बच्चा उसमें कंसेप्ट को वीडियो के थ्रू देखेगा और उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा, और शोर वाली क्लास में लर्निंग भी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो बिहेवियर सुधारता है बच्चे का, उसको एडजस्टमेंट सिखाता है कि उसे एडजस्ट कैसे करना है सोसाइटी के साथ। स्किल्स डेवलप करता है उसकी, बच्चे की काफ़ी सारी स्किल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारी उसमें आ जाती है। बच्चे की पर्सनैलिटी बनाता है वो। स्कूल लर्निंग से ही बच्चा सोसाइटी में एडजस्ट कर पाता है क्योंकि स्कूल में बच्चा काफ़ी सारे लोगों के बीच में रहता है जहाँ पे वो सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होता है। लर्निंग बच्चे की सोशल और मोरल वैल्यूज़ को भी डेवलप करती है और फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस में भी बच्चे की हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहला आ जाता हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। स्टूडेंट रेडी हो तब ही सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए। बिना अल्फ़ाबेट सिखाए अगर हम बच्चे को हम पैराग्राफ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमें बेसिक से उसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन से लर्निंग फास्ट होती है। जैसे कि अगर हम एक बच्चे को बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो बच्चा खुश होगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से लर्निंग स्ट्रोंग होती है। डेली मैथ्स के सम्स लगाना, अब बच्चा बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर कोई हार्ड वर्ड्स है बच्चे को, बच्चा उसकी डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे वो उसके अच्छे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। सक्सेस से लर्निंग स्ट्रोंग होती है। आंसर सही होने पर खुशी मिलती है बच्चे को तो उसका इंटरेस्ट इफेक्ट पड़ता है उस पर और बच्चा अच्छे से कर पाता है। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बिना लर्निंग बोरिंग होती है। गेम्स के थ्रू पढ़ाना, अगर हम बच्चे को गेम्स के थ्रू पढ़ाएंगे बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा और बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए एनकरेज होगा। प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। अगर बच्चे की उस टॉपिक पे अटेंटिव है बच्चा उसे पढ़ने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट होती है। साइंस के एक्सपेरिमेंट बच्चा करता है, बच्चे को याद रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर लर्नर अलग तरीके से पढ़ता है, उसकी लर्निंग स्पीड अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है। जब बच्चा को उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। अगर हम किसी भी लर्नर को उसके फीडबैक दें कि वो किस चीज़ में अच्छा है किस चीज़ में बुरा है। अगर हमने एक लर्नर को बताया कि तुम इंग्लिश लिखते तो बहुत अच्छे से हो पर तुम बोल नहीं पाते, तो वो एक लर्नर को फीडबैक मिला, वो उस पर मेहनत करेगा और अच्छे से कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट। अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट एनहेंस करता है बच्चे को अच्छा पढ़ने के लिए। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव क्लासरूम, सपोर्टिव क्लासरूम होगी तो बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लर्निंग थ्योरीज। हम लर्निंग की कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे। टोटल हमारी 3 थ्योरीज हैं जिसमें से कि हमारी सबसे पहली थ्योरी आती है ट्रायल एंड एरर, जो हमें थॉर्नडाइक ने दी थी। उसका मतलब है कि इस थ्योरी के अंदर इंसान गलतियां करके सीखता है और बार बार गलतियां करता है और उन्हें सीखता है। अब थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें उसने एक पजल बॉक्स लिया था, लीवर लिया था, एक हंग्री कैट थी और एक फूड था। अब उसने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर लीवर रखा
और कैट को रखा और उसने उस बॉक्स के बाहर फूड रखा। अब अंदर कैट है, कैट को भूख लगी, कैट वो बाहर का खाना खाना चाहती है। तो जो कैट है वो बाहर निकलने के लिए काफ़ी सारे ट्रायल्स करती है। कैट इधर उधर हाथ पैर मारती है, सब कुछ करती है। उसके बाद एक्सीडेंटली उसका जो हाथ है वो लीवर पे लग जाता है। लीवर पे हाथ लगते ही बॉक्स खुल जाता है, कैट बाहर जाती है, खाना खा लेती है। ये चीज़ें काफ़ी बार रिपीट होती है, अगेन अगेन अगेन। उसके बाद वो कैट समझ जाती है कि जैसे ही वो लीवर पे हाथ रखेगी उसका बॉक्स खुलेगा, वो बाहर जाएगी और खाना खाएगी। अब इसके अंदर ना हमारे 3 लॉज जो हैं हम थ्योरी के अंदर देखते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस, उसको काम करना था, उसकी सीखने की इच्छा थी, वो सीखी कि प्रेस करते ही वो बाहर जाएगी और खाना खाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसने बार बार प्रैक्टिस की, उस चीज़ को करा करा करा, उसके बाद जाके वो सक्सेसफुल हुई खाना खाने के लिए। लॉ ऑफ इफेक्ट, उस पर इफेक्ट क्या हुआ कि बाहर उसे खाना दिख रहा था, उसे खाना था, उसने प्रैक्टिस करी और उसे खाना मिला। अब उसके बाद हम इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो लर्निंग है वो ग्रेजुअली होती है, हमारा वो नहीं होता, मकसद नहीं होता कि हम उसे सीखें, पर हम उसे सीख लेते हैं। जैसे कि कैट को नहीं पता था कि उसे ये समझ आएगा कि लीवर प्रेस करके उसे खाना मिलेगा, पर उसे मिला। प्रैक्टिस इज एसेंशियल, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। एरर्स जो होते हैं हमारे लर्निंग के, वो धीरे धीरे अपने आप हटते चल जाते हैं जब हम प्रैक्टिस लगातार कर लेते हैं। लर्निंग मैकेनिकल होती है। अब हम क्लासरूम इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं कुछ इसके, कि हम क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को खुद करने का मौका देंगे। बच्चे को प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस बताएंगे कि बार बार करके हम चीज़ें सीख सकते हैं। बच्चे को हम रिवॉर्ड्स देंगे कि अगर तुम ऐसे करोगे तो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, टॉफ़ी देंगे, तो बच्चा अच्छे से उस काम को करेगा। ग्रेजुअली प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, बच्चे को हम कंटेंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। एरर शुड नॉट बी पनिश्ड, अगर कोई बच्चा कुछ गलती करता है तो हम उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, उसे सुधारने का मौका देंगे। नेक्स्ट अब हमारी थ्योरी आ जाती है कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमें पेवलोव ने दी थी। इसमें हमें बताया गया है कि एसोसिएशन से लर्निंग होती है। इस जो हमारी थ्योरी में कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे वो था फूड, बेल और एक डॉग। हम एक डॉग को एक केज में बंद कर देते हैं और वहाँ पे हम उसके आगे फूड रखते हैं। जैसे हम उसके आगे फूड लाते हैं, उसके मुंह में सलाइवा आता है, डॉग के मुंह में सलाइवा आता है। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। हम डॉग के आगे फूड रखते हैं, बेल रखते हैं। जैसे हम उस बेल को प्रेस करते हैं, फूड आता है, डॉग के मुंह में सलाइवा आता है। वो अनस्टिमुलस रिस्पॉन्स हो जाता है बच्चे डॉग का। फिर उसके बाद हम फूड लाते हैं, फूड नहीं लाते, हम उसमें सिर्फ एक डॉग को रखते हैं, बेल प्रेस करते हैं। जैसे बेल प्रेस होती है, फूड नहीं आता लेकिन डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि बेल प्रेस हुई है मतलब मेरा फूड आएगा। तो इसमें हम ये दिखाते हैं कि पहले हमने उसे फूड दिया तो उसके मुंह में सलाइवा आया, हमने बेल प्रेस करके फूड दिया, उसके मुंह में सलाइवा आया। पर जब हमने नेक्स्ट टाइम सिर्फ बेल प्रेस करी तो डॉग इतना समझ चुका था कि बेल प्रेस हुई है मतलब मेरा खाना आएगा, तो उसके मुंह में सलाइवा ऑलरेडी आ गया था। अब हम इसकी क्लासरूम इम्प्लीकेशंस देखते हैं। रिमूवल ऑफ फियर एंड एंजाइटी, ये बच्चे के अंदर से फियर को रिमूव कर देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप करता है। हैबिट फॉर्म करता है बच्चे के अंदर, जैसे कि उसमें हैबिट फॉर्म हो गई थी कि बेल प्रेस होगी तो खाना आएगा। इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट करता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आ जाती है कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि हमें स्किनर ने दी थी। ये भी कंडीशनिंग थ्योरी का एक पार्ट है। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से बिहेवियर चेंज होता है। इसमें हमने एक रैट को बंद करा था पिंजरे में। उसमें हमने वहाँ पे 2 बटन रखे थे। एक बटन जो था उससे प्रेस करते ही तो खाना आता था, और जो दूसरा बटन था जैसे हम उसे प्रेस करते थे तो करंट रिलीज होता था।
जैसे ही हमने रैट को खाना देना था, हमने कैट रैट को खाना देने के लिए वो बाहर रखा। रैट ने जैसे ही खाना देखा, उसने इधर उधर हाथ पैर मारे, तो उसका हाथ जैसे ही ग्रीन बटन पे दबा, एकदम से खाना आया, बॉक्स खुला, उसने खाना खाया। जब वो बार बार यही प्रोसेस करता रहा, उसका हाथ गलती से रेड बटन पे दबा, जैसे ही वो दबा तो एकदम से उसे करंट आया। तो इसमें हम बच्चे को ये बताते हैं कि रिवॉर्ड्स भी देने ज़रूरी होते हैं और पनिशमेंट भी ज़रूरी होती है। अब इसके की कंसेप्ट है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें देना चाहिए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हमें देना चाहिए कि उसे गलतियों का पता चले। पनिशमेंट लिमिटेड यूज़, हमें छोटे ही तरीके से पर पनिशमेंट ज़रूर देनी चाहिए। शेपिंग, बच्चे की शेप फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लासरूम इम्प्लीकेशंस, बिहेवियर मॉडिफाई होता है बच्चे का। मोटिवेशन आती है रिवॉर्ड से, अगर हम बच्चे को कुछ भी रिवॉर्ड देंगे तो बच्चा और अच्छे से पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा। स्टडी हैबिट्स बच्चे की डेवलप होंगी और वो कॉर्पोरल पनिशमेंट को अवॉइड करेगा। और हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है इनसाइट लर्निंग, जो हमें कॉलर ने दी थी। ये लर्निंग अचानक समझ आने से होती है, ट्रायल एंड एरर से नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में एक चिंपैंजी था, वो एक बॉक्स के पास था या बॉक्स के अंदर था, मान लेते हैं। बाहर बनाना लटकाया हमने, जब हमने वहाँ पे वो लटकाए तो उसने देखा कि उसे वहाँ तक पहुँचना है। उसने आसपास देखा, उसे एक बॉक्स दिखाई दिया, उसने सोचा मैं इस पे चढ़ता हूँ, शायद मैं उन्हें पकड़ लूँ। वो उस बॉक्स पे चढ़ा, उसने पकड़ने की कोशिश करी, वो नहीं पकड़ पाया। उसे एक स्टिक दिखी, उसने वो स्टिक उठाई, उसने उस स्टिक से उसे पकड़ने की कोशिश करी, वो नहीं उठा पाया। उसने दूसरी स्टिक उठाई, उसने उस स्टिक को उसके साथ जोड़ा और वो वहाँ तक पहुँच गया। तो इस समय ये समझ आया कि लर्निंग अचानक से होती है। उसे जो चीज़ दिखी उसने वो यूज़ करी और वो वहाँ तक पहुँच गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सडन लर्निंग होती है, हम कुछ लर्न नहीं करना चाहते पर कभी कभार कोई चीज़ ऐसी हो जाती है हम तभी समझ जाते हैं। ये बेस्ड होती है हमारी थिंकिंग और रीजनिंग पर कि हम क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। मीनिंगफुल और परमानेंट होती है। क्लासरूम इम्प्लीकेशंस, एम्फोसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, हम सोचे कि हमें कैसे सॉल्व करनी है। टीचर एक गाइड का रूप होती है इसमें कि वो हमें गाइड करती है कि हमें कैसे करना है। यूज़फुल इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये हमारे ज़्यादातर मैथमेटिक्स और साइंस में यूज़फुल होते हैं क्योंकि उसमें हमें एकदम से आंसर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस, जिसमें हम कंसेप्ट और नेचर देखेंगे उसका क्या होता है। इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या होता है? ये सीखना, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और एडजस्ट करना हमें सिखाती है एनवायरनमेंट में। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम पेपर में लिख सकते हैं, जो हमें पहले बायंट ने दी है। एबिलिटी टू जज, हम किसी को भी जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और रीज़न भी दे सकते हैं उस चीज़ का। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली एंड थिंक रेशनली। अगर हम पेपर में किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी छोटी है, कोई सी भी एक याद करके पेपर में हम उसे अच्छे से लिख सकते हैं। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस का क्या होता है? इनबोर्न होती है। इंटेलिजेंस हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, कुछ इंटेलिजेंस और कुछ हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। डायनेमिक होती है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। गोल ओरिएंटेड, कि हमारा कुछ गोल होता है इंटेलिजेंस का पाने का। अगर हम सोचो हमें नीट क्रैक करनी है तो हमें उस लेवल की इंटेलिजेंस भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। यूनिवर्सल होती है, हेल्प इन एडजस्टमेंट, और हमें चीज़ों को हेल्प करती है एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मेन फोकस होता है कि करेक्ट आंसर ढूंढना प्रॉब्लम का। कोई भी एक प्रॉब्लम है उसका एक करेक्ट आंसर ढूंढना। ये लॉजिकल होती है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, क्योंकि मैथ्स की कोई भी अगर हम प्रॉब्लम देंगे तो उसका एक ही आंसर आएगा, जैसे 2+2=4, वो 5 नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका एक ही सही आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर सोचना। इसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी यूज़ होती है। ये थिंकिंग क्रिएटिविटी और ओपन एंडेड होती है।
इसमें कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका कि क्वेश्चन, स्कूल को बेटर कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट बोलेगा स्पोर्ट्स बढ़ाओ, लाइब्रेरी इम्प्रूव करो, टीचर्स फ्रेंडली हो, डिजिटल क्लासेस लाओ। सब आंसर सही हो सकते हैं क्योंकि सबकी अपनी थिंकिंग होती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का। कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक आंसर होता है करेक्ट। डाइवर्जेंट थिंकिंग में काफ़ी सारे पॉसिबल आंसर्स होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग लॉजिकल होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लेक्सिबल होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी ओरिएंटेड होती है। अब हम स्ट्रेटजीज देखते हैं कुछ जो नर्चर कर सकती है डाइवर्जेंट थिंकिंग को। सबसे पहले आ जाती है ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग। ऐसे क्वेश्चंस जिनके मल्टीपल आंसर्स हों। अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, सब अपना अपना रिस्पॉन्स देंगे। इस स्टोरी की अलग एंडिंग बताओ, सब अपना अपना आंसर देंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बच्चे बिना डरे आइडियाज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल, टीचर बोले प्लास्टिक पोल्यूशन कम कैसे करें, सब अपना आइडिया वहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। हम बच्चे को कोई भी एक प्रॉब्लम दे, उसका बच्चा आंसर दे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सिर्फ सुनना नहीं, करके सीखना। एग्जाम्पल, पोस्टर बनाना, मॉडल बनाना, रोल प्ले। इसमें बच्चा खुद की इमेजिनेशन को यूज़ करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए। एग्जाम्पल, क्लास डिस्कशन, जहाँ हर स्टूडेंट अपनी ओपिनियन दे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनकरेजिंग रिस्क टेकिंग। गलती करने पर डांटना नहीं चाहिए। अगर स्टूडेंट वियर्ड आइडिया बोले, टीचर बोले गुड ट्राई और सोचो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। सब मिलकर आंसर ढूंढे और मिलकर सब काम करें। रिड्यूसिंग रोट मेमोराइजेशन, सिर्फ रट्टा लगाना क्रिएटिविटी को मार देता है। एग्जाम्पल, आंसर याद करवाने की बजाय तुम अपने वर्ड्स में लिखो। इसमें बच्चा खुद इमेजिन करेगा और खुद लिखेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस, इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग कंसेप्ट। ये थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। उन्होंने बोला इंटेलिजेंस एक नहीं होती, मल्टीपल टाइप्स की होती है। हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में स्मार्ट होता है, बस उसको मौका नहीं मिलता। सबसे पहले हमारे कुछ टाइप्स आ जाते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की। सबसे पहले आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज यूज़ करने की एबिलिटी। राइटिंग, स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, इसमें बच्चा यूज़ कर सकता है लैंग्वेज को। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिक और नंबर्स से काम लेना। एग्जाम्पल्स हैं इसके, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, रीजनिंग पजल्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस, इमेजेस और विजुअल्स में सोचना। एग्जाम्पल, ड्राइंग, मैप रीडिंग। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडी मूवमेंट से सीखना, जैसे कि स्पोर्ट्स, डांस, एक्टिंग। मल्टीपल इंटेलिजेंस, साउंड्स और रिदम समझाना, सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंटल, ये हमारे इसमें आ जाएंगे। इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना, टीम वर्क, लीडरशिप। इंट्रापर्सनल, खुद को समझना। इंटरपर्सनल दूसरों को समझना, इंट्रापर्सनल खुद को समझना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर से रिलेटेड इंटेलिजेंस, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग, लर्निंग में हम कैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, हर स्टूडेंट अलग तरीके से सीखता है। एग्जाम्पल, किसी को लिख के समझ आता है, किसी को देख के, किसी को सुन के। वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स का यूज़ करें, सिर्फ लेक्चर नहीं, स्टोरी, गेम्स, एक्टिविटी, वीडियोस, इन सब का यूज़ करके हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं।
स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड में नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड में। टीचर गाइड का रोल प्ले करे और स्टूडेंट एक्टिव लर्नर का, कि वो टीचर के साथ इन्वॉल्व हो और उस चीज़ को करे। इंक्लूसिव क्लासरूम को सपोर्ट करे। स्लो लर्नर्स या डिफरेंट लर्नर्स को इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि उनको इन्वॉल्व करा जाता है। स्पोर्ट्स या आर्ट्स में स्ट्रॉन्ग बच्चे भी अप्रिशिएट होते हैं। फ्लेक्सिबल इवैल्यूएशन मेथड्स, सिर्फ रिटन टेस्ट ही असाइनमेंट नहीं, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, इन सब का यूज़ हो। एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, हर तरह का बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। हम ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग हेल्प करती है टीचर को अपने टीचिंग मेथड्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्रूव करने के लिए, लर्नर के बिहेवियर को समझने के लिए, एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स को यूज़ करें जो बच्चों के लिए अच्छी हो, प्रमोट करें उनकी थिंकिंग को और क्रिएटिविटी को, और एंश्योर करें मीनिंगफुल लर्निंग को। तो इस यूनिट में हमने जाना कि जो लर्निंग होती है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। हमने लर्निंग के कंसेप्ट और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। हमने लर्निंग के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स पढ़े, लर्निंग की कुछ थ्योरीज जैसे कि ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग के 2 पार्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, और हमने उनकी क्लासरूम इम्प्लीकेशंस के बारे में जाना। हमने कंसेप्ट जाना, इंटेलिजेंस का क्या कंसेप्ट होता है, नेचर होता है। हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में पढ़ा। हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैसे और ज़्यादा नर्चर कर सकते हैं, हमने ये जाना। हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस और उसकी इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग, ये हमने इस पूरी यूनिट में पढ़ा है। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 पीपीई की कंप्लीट होती है। इसके आपको फुल डिटेल नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखी है। हम धीरे धीरे पूरा डीएलएड का कोर्स इस पे पढ़ेंगे, जिसके नोट्स आपको हर वीडियो अपलोड के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि धीरे धीरे डीएलएड का पूरा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का कंटेंट इस पर अपलोड होने वाला है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।